जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार जीएस कमेंटेटर में स्वागत करता हूं आपका। हमने यहाँ साउंड का चैप्टर स्टार्ट किया था। पिछले लेक्चर में साउंड के बारे में पढ़े हम, साउंड की उत्पत्ति कैसे होती है और कंपन तथा दोलन के बारे में अध्ययन किए। उसके बाद ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे संचरण करती है, पार्टिकल के माध्यम से संचरण करती है या तरंग के माध्यम से संचरण करती है। उसके बाद हम ध्वनि का फील कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसको ध्वनि एक पैटर्न का रूप ले लेती है, ठीक है, और जब पैटर्न का रूप लेती है तो वह तरंग का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। तो तरंग के बारे में भी कल हम स्टडी किए पिछले क्लास में। तो तरंग दो तरह के होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग और दूसरा यांत्रिक तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे लाइट हो गया, एक्सरे हो गया, उसके बाद यूवी रेज हो गया, जो सूर्य से आने वाली किरणें होती है, उसमें पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रे होती है। तो ये सारी जो चीजें होती है, जो जिसका हम आपको एग्जांपल बताए हैं, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग की उदाहरण है। तो उसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। मान लीजिए 10 बाई 10 का कोई कमरा है, अगर उसमें हम सारी चीजें उसमें से निकाल दे, हवा को निकाल दे, कण को निकाल दे, तो लाइट को अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पास कराएंगे तो आसानी से जा सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि लाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लाइट कैसा तरंग है? तो लाइट एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्सरे कैसा तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। अल्ट्रावायलेट कैसा रे है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा हम यहाँ देखेंगे यांत्रिक तरंग। तो यांत्रिक तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वह माध्यम ठोस का हो, द्रव का हो, गैस का हो। जैसे मान लीजिए चंद्रमा पे हम गए, चंद्रमा पे निर्वात की स्थिति उत्पन्न है, तो वहां पे जाने से अगर हम आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, दो मैन आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का आवाज नहीं सुन पाता है, ठीक है। आवाज सुनने के लिए उसको किसी यंत्र की सहायता से ही सुना जा सकता है, जो दोनों व्यक्ति अपने अपने कानों में लगाकर और पार्टिकल के माध्यम से अपने ध्वनि को, अपने साउंड को ट्रांसफर करेंगे ताकि दूसरे व्यक्ति को सुनाई दे। तो यांत्रिक तरंग को हम दो भागों में यहाँ बांट कर कल देखे थे, एक अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग वैसा तरंग होता है जो कण की दिशा और तरंग की दिशा के बीच जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे शांत जल के तालाब में अगर हम एक पत्थर फेंकते हैं तो जो तरंग उत्पन्न होगा अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होगा, ठीक है। तो वह अनुप्रस्थ तरंग का बेस्ट एग्जाम्पल है। यानी जब जल ऊपर जाता है तो जल के साथ पार्टिकल जाता है, क्योंकि वेव धीरे धीरे जाता है, ऐसे ऐसे करते धीरे धीरे किनारे पर जाकर वो पानी का झलझलाहट खत्म हो जाता है। तो वह पानी का झलझलाहट एक तरंग का रूप लेता है। तो तरंग की दिशा और कण की दिशा के बीच जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ठीक है। दूसरा है यहाँ अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब होता है जब कण की दिशा, ठीक है, जब कण की दिशा और तरंग की दिशा दोनों एक पैरेलल में हो, यानी एक दूसरे के समानांतर हो, ठीक है, यानी इन दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण बने, ठीक है। तो जब कण की दिशा और तरंग की दिशा, जैसे एक स्प्रिंग ले लिए, स्प्रिंग को हम दाबेंगे और दाब के छोड़ेंगे तो स्प्रिंग एक अपना डायरेक्शन अलग ले लेता है। तो वो जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग जाएगा तो तरंग भी तो उसी डायरेक्शन में क्रिएट होगा, तरंग की दिशा वही हुआ। क्योंकि स्प्रिंग के आसपास बहुत सारे पार्टिकल होते हैं तो वह पार्टिकल भी उसी दिशा में भागेगा। तो वहीं कण की दिशा और तरंग की दिशा जब सेम हो, यानी एक दूसरे के पैरेलल हो, समानांतर हो, अर्थात 0 डिग्री का कोण बने कण की दिशा और तरंग की दिशा के बीच, तो वह कैसा तरंग होगा? अनुदैर्ध्य तरंग होगा। जैसे साउंड को ले लीजिए, ध्वनि को ले लीजिए, ध्वनि कैसा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। अब यहाँ हम देखेंगे कि सबसे पहले अनुप्रस्थ तरंग किस रूप में गमन करता है। तो ये साउंड का एक सोर्स हो गया, ठीक है, यहाँ से साउंड उत्पन्न हुआ,
ठीक है। तो साउंड ऐसे गया देखिए जब शांत जल में तालाब में जब पत्थर फेंकते हैं तो ऐसे 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 पानी जाता है, लास्ट किनारे किनारे तक जाकर खत्म हो जाता है। तो ठीक उसी तरह ये भी है। तो जब पानी जब देखिए जब तरंग ऊपर जाए, या ऊपर को हम लोग क्या कहते हैं, श्रिंग कहते हैं, इसको हम संपीड़न भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब तरंग वाले ये जो पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये श्रिंग हो गया। और ये वाला पार्ट फिर आगे पीछे हम लोग करेंगे तो ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, गर्त है, इसको हम लोग बिरलन कह सकते हैं। और ऊपर वाला जो पार्ट जो है ये वाला इसको हम लोग श्रिंग बोलते हैं, अर्थात इसको हम संपीड़न भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण हुआ, जिसको हम एक फिगर के माध्यम से समझे। और ये जो लाइन है तरंग की दिशा की लाइन है, ये वाला डायरेक्शन तरंग की दिशा है। फिर अनुधार्य तरंग में देखेंगे, देखिए अनुधार्य तरंग में देखिए क्या होता है। अनुधार्य तरंग जैसे साउंड हो गया, साउंड अनुधार्य तरंग का उदाहरण है। तो साउंड हो गया, तो साउंड यहाँ पार्टिकल के माध्यम से, जैसे मान लीजिए ये साउंड हो गया, ठीक है, और यहाँ एक कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर इन दोनों के बीच में बहुत सारे पार्टिकल है, ठीक है, साउंड उत्पन्न हुआ तो क्या होगा, कन्वर्सेशन होगा, एक कण दूसरे कण से टकराएंगे, जल्दी कहीं ज्यादा जल्दी से टकरा जाएंगे, तो कहीं कम टकराएंगे, ठीक है। जहाँ कण की पार्टिकल ज्यादा होगा वहां ज्यादा तेजी से टकराएंगे, ठीक है। तो वही स्थिति हमने यहाँ पे बताया, जहाँ कण ज्यादा सघन हो तो उसको हम संपीड़न कहेंगे, और जहाँ कणों के बीच, पार्टिकल के बीच काफी डिस्टेंस हो तो उसको हम लोग विरलन कहेंगे, ठीक है। तो जब ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करता है तो उसके बीच दो क्षेत्र बनते हैं, ठीक है। कौन, एक संपीड़न वाला, देखिए ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, इसको भी हम संपीड़न कह सकते हैं, इसको विरलन कहते हैं, इसको श्रिंग, इसको गर्त, क्योंकि यहाँ पे उच्च दाब और उच्च घनत्व है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ध्वनि के संचरण के दौरान जब ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो जिस माध्यम के साथ जाती है उस माध्यम के पार्टिकल के बीच दो क्षेत्र बनते हैं, ठीक है। एक क्षेत्र जो बनता है संपीड़न का क्षेत्र बनता है, क्योंकि ध्वनि जा रही है, ठीक है, संपीड़न का क्षेत्र बनता है जी। देखिए यहाँ पे हम ध्वनि तरंग की दिशा यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए जहाँ ज्यादा सघन पार्टिकल है उसको हम लोग संपीड़न का, ये वाला जहाँ यहाँ पे पार्टिकल ज्यादा सघन है, यहाँ पे ज्यादा सघन है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग संपीड़न बोल सकते हैं। और यहाँ पे ध्वनि के देखिए, यहाँ पे ध्वनि का कम घनत्व है, तो जहाँ कम घनत्व हो उसको हम लोग विरलन कह सकते हैं। तो संपीड़न की स्थिति जब कब क्रिएट होती है, जब उच्च दाब एवं उच्च घनत्व हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं उच्च दाब यहाँ पे पड़ेगा और उच्च घनत्व, ठीक है। तो देखिए डेंसिटी यहाँ ज्यादा है तो निश्चित है कि प्रेशर ज्यादा होगा। यहाँ विरलन के मतलब होता है, विरलन की स्थिति वहां पैदा होती है जहां कम घनत्व होता है और कम दाब होता है, यानी एकदम विरल अवस्था पड़ जाता है, सुनसान पार्टिकल वहां रहेगा तो बहुत कम मात्रा में होगा, ठीक है। अब देखिए अगला यहाँ हम टॉपिक है, किस माध्यम में ध्वनि का प्रसार तेजी से होता है। ध्वनि का प्रसार सबसे तेजी से किस माध्यम में होता है, चलिए यहाँ हम एक लोहे की रॉड ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक लोहा का रॉड हो गया, यहाँ पे देखिए ठोस में होता है ना, ठोस का हमें यहाँ का क्या बताए हैं आपको, देखिए तो यहाँ संपीड़न बताए हैं, यानी काफी सघन होता है, यानी कण पार्टिकल एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं, ठीक है। पार्टिकल एक दूसरे से काफी मजबूत होते हैं और स्ट्रॉन्ग रूप से एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल बंधे होते हैं, ठीक है, काफी सघन होते हैं। ये लोहे की रॉड है, ठीक है, लोहे की रॉड है। यहाँ से हम कोई साउंड पास करा रहे हैं तो यहाँ पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक है, तो साउंड यहाँ से इस पार्टिकल के पास गया, पार्टिकल यहाँ से टकरा, ये पार्टिकल अपने अगले पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा, तो इनके बीच घर्षण तेजी से होगा, और जब घर्षण तेजी से होगा तो साउंड का प्रसार भी तेजी से होगा, तो साउंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच मजबूत तरीके से पार्टिकल बंधे होते हैं एक दूसरे से। वहीं द्रव को देखिए, तो द्रव हो गया ये कोई, मान लीजिए ये कोई हमारा गिलास हो गया, ठीक है, इसमें भी पार्टिकल रहते हैं लेकिन अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो इसमें पार्टिकल रहते हैं, ये हमारा द्रव हो गया,
ठीक है, इसमें पार्टिकल रहते हैं तो काफी, इस देखिए इसमें सघन ज्यादा पार्टिकल है कि इसमें सघन है, ये लोहे की रॉड वाला में पार्टिकल सघन है। तो लोहे का रॉड कैसा होता है, सॉलिड आकार का होता है, ठोस होता है। अब ये द्रव है, पानी कैसा होता है, द्रवित होता है। ठीक है, तो इसमें पार्टिकल बहुत कम मात्रा में रहते हैं तो काफी अलग अलग रहते हैं। अब मान लीजिए कोई साउंड यहाँ से क्रिएट हुआ, तो ये साउंड यहाँ इस पार्टिकल के पास आएगा, ये पार्टिकल अपने अगले पार्टिकल के पास जाएगा तो उतना तीव्र गति से नहीं जाएगा क्योंकि इसके बीच काफी डिस्टेंस है। ठीक है, अब ये पार्टिकल अपने अगले पार्टिकल के पास साउंड को ट्रांसफर करेगा क्योंकि आने में काफी समय लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा तीव्र गति से साउंड का ट्रांसफर हुआ कि इसमें ज्यादा तीव्र गति से साउंड का ट्रांसफर हुआ, ठोस वाला में साउंड का ट्रांसफर तीव्र गति से हुआ। अब एक ले लीजिए, एक गैस ले लीजिए, एक टंकी, सिलेंडर का टंकी ले लेते हैं हम। ठीक है, एक सिलेंडर ले लेते हैं, मान लीजिए ये सिलेंडर ही है, सिलेंडर की जैसा फिगर नहीं बना है बट मान लीजिए ये सिलेंडर ही है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसके बीच काफी दूरी मात्रा पर यहाँ पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो इसमें काफी दूर दूर मात्रा पे दूर दूर एरिया में पार्टिकल होते हैं। तो सबसे ज्यादा यहाँ देखिए, सबसे नजदीक पार्टिकल किसके हैं, लोहे की रॉड की। तो लोहे की रॉड कैसा होता है, ठोस होता है। तो चलिए हम यहाँ ठोस लिख दीजिए। सबसे ज्यादा ध्वनि किसमें प्रसारित होता है, ठोस में। उसके बाद किसमें, पार्टिकल थोड़ा अलग अलग गैप करके है तो इसमें द्रव में। ठीक है, उसके बाद किसमें, ये क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर यानी गैस। ठीक है, तो ये हमारा एक क्रम हो गया। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है जिसको हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पूछ देता है कि सबसे तीव्र गति से ध्वनि का प्रसार किसमें होता है, तो ठोस में होता है। अब कारण समझ लिए ठोस में क्यों होता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल होते हैं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से काफी नजदीक सघन रूप से जुड़े होते हैं। उससे कम थोड़ा द्रव का होता है, उससे कम थोड़ा गैस का होता है। चलिए अब यहाँ अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे ध्वनि की विशेषता। ठीक है, अब सभी ध्वनि तरंगे एक निश्चित गति से यात्रा करती है। कोई भी तरंग होगा तो उसका एक स्पीड होगा, क्या स्पीड होगा कि नहीं होगा, एक उसका गति होगा। तो ध्वनि सभी तरंगों की तरह एक निश्चित गति से यात्रा करती है। और ध्वनि में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है और तरंग दैर्ध्य होता है, यानी आवृत्ति। ध्वनि का गुण क्या होता है, ध्वनि का गुण होता है फ्रीक्वेंसी और आवृत्ति दोनों होना चाहिए। तो यहाँ हमने लिखा इसमें आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य के गुण होते हैं। अब हम जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसमें हम आवृत्ति फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे और उसका हम तरंग दैर्ध्य भी निकालने के लिए आपको सिखाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ हम चूंकि तरंग दैर्ध्य क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, आवृत्ति क्या है, आयाम क्या है, इन सारी चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे ताकि उसको हम अच्छी तरह से जान लेंगे, तब जाके न्यूमेरिकल में हमें काफी हेल्प करेगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ मान लीजिए ध्वनि है। ठीक है, ये ध्वनि तरंग है कोई, यहाँ से ध्वनि उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब देखिए ये ध्वनि तरंग की जो दिशा होती है ना, ध्वनि तरंग की जो माध्य स्थिति होती है, ये बीचों बीच वाला जो रेखा है, क्योंकि तरंग देख रहे हैं आपने एक निश्चित दिशा में, ठीक है, निश्चित पथ पे ऊपर नीचे जा रहा है। क्योंकि हम आपको यहाँ पे सिरिंग बता दिए हैं, तो ये हमारा सिरिंग है, ये हमारा नीचे वाला क्या है, गर्त है। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है कि नहीं है, ये डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे कोई डिस्टेंस है कि नहीं है, तो दो सिरिंग के बीच का हाई डिस्टेंस हो गया, फिर यहाँ पे दो सिरिंग के बीच का डिस्टेंस हो गया, फिर है यहाँ दो गर्त के बीच का डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ हम कहने का मतलब है कि तरंग दैर्ध्य क्या है, तो दो लगातार सिरिंग है, ये सिरिंग है, ये भी सिरिंग है, ये भी सिरिंग है, जो भी ऊपर होगा सिरिंग होगा और जो नीचे होगा वो गर्त होगा। तो ये नीचे वाला गर्त है, ये नीचे वाला गर्त है, नीचे वाला गर्त है। तो दोनों के बीच का हम तरंग, इसको भी हम तरंग दैर्ध्य कह सकते हैं या इसको भी तरंग दैर्ध्य कह सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में एक निश्चित डिस्टेंस है। ठीक है, तो दो लगातार सिरिंगों के बीच, इसके और इसके बीच, या इसके बीच, या इसके बीच, तो दो लगातार सिरिंगों के बीच या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, और तरंग दैर्ध्य को लेमडा से सूचित किया जाता है, इसको लेमडा बोला जाता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य को लेमडा से सूचित किया जाता है।
तो हाई दो लगातार जो श्रृंग है इसके बीच की दूरी को ना, या दो लगातार गर्त है तो इसके बीच की दूरी हुआ, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो ये तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या हुआ, दूरी, और दूरी का मात्रक मीटर। तो कोई पूछे कि तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, तो सीधे जवाब है इसका मात्रक मीटर होता है। कंफ्यूज मत कीजिएगा, तरंग दैर्घ्य का ये सही मात्रक मीटर होता है। ठीक है, अब देखिए आयाम, हम आयाम देखेंगे यहाँ पे। आयाम का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो तरंग दैर्घ्य ऊपर नीचे जो गमन कर रहा है, इसके बीच वाला जो मिडिल पार्ट होता है ना, इसको तरंग दैर्घ्य की माध्य स्थिति कहते हैं हम। तरंग की माध्य स्थिति यानी बीच वाला स्थिति तरंग की माध्य स्थिति कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, अब ये तरंग हो गया, ये तरंग हो गया ऊपर नीचे। तो कोई भी तरंग अपने माध्य स्थिति से जितनी ऊपर या जितनी नीचे होती है तो उसे हम आयाम कहते हैं। अब देखिए ये तरंग की माध्य स्थिति, तरंग की माध्य स्थिति ये वाला है। ठीक है, अब तरंग इससे माध्य स्थिति से जितना ऊपर या जितना नीचे होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। ठीक है, इसको भी हम आयाम कह सकते हैं, इसको, ये वाला भाग, क्योंकि माध्य स्थिति ये वाला है। देखिए यहाँ हमने आपको यहाँ माध्य स्थिति के बारे में बताया, क्योंकि तरंग की बीच वाला जो लाइन होता है वो तरंग की माध्य स्थिति हुआ। तो तरंग अपने माध्य स्थिति से कितना ऊपर या कितना नीचे है, तो जितना ऊपर या जितना नीचे होगा उसको हम तरंग का आयाम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तरंग का आयाम कहते हैं। अब यहाँ पे आवृत्ति किसे कहते हैं। अब देखिए कोई भी तरंग एक सेकंड में जितना साइकिल पूरी कर ले। ठीक है, अब इस फिगर को हम मिटाते हैं, यहाँ पे आपको एक नया फिगर बना के बताते हैं। देखिए ये तरंग हो गया। ठीक है, तो कोई भी तरंग एक सेकेंड में जितना साइकिल पूरी कर लेता है, जितना चक्र पूरी कर लेता है उसे हम आवृत्ति कहते हैं। अब चलिए चक्र हम यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से यहाँ है एक चक्र। देखिए चक्र, चूंकि पैटर्न हम चेंज भी कर सकते हैं, हम यहाँ से भी काउंट कर सकते थे बट मैंने यहाँ से काउंट किया। यहाँ से यहाँ आए एक चक्र, फिर यहाँ से यहाँ आए दो चक्र, फिर यहाँ से यहाँ आए तीन चक्र, फिर यहाँ से यहाँ आए चार चक्र। तो मान लीजिए एक सेकेंड में कई चक्र पूरा किया, चार चक्र पूरा किया। तो इसका आवृत्ति कितना हुआ, इस तरंग की आवृत्ति कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक है, क्योंकि आवृत्ति देखिए कोई जैसे लंबाई हो गया, लंबाई का मात्रक होता है, उसके बाद आपको समय, उसके बाद समय का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है। उसी तरह आवृत्ति का मात्रक हर्ज होता है। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक हर्ज होता है। इसको इंग्लिश में हर्ट्ज भी लिखते हैं, हर्ज भी लिखते हैं। तो कोई भी तरंग एक सेकेंड में जितनी साइकिल बनाती है वह आवर्त काल कहलाता है उसका। तो यहाँ से यहाँ एक साइकिल, यहाँ से यहाँ एक साइकिल, यहाँ से यहाँ एक साइकिल, यहाँ से यहाँ एक साइकिल। तो एक दो तीन चार, तो एक सेकेंड में कई चक्र, मान लीजिए एक सेकेंड लगा इसको, तो एक सेकेंड में कितना चक्र पूरा किया, 4 चक्र पूरा किया। तो कहेंगे कि इस तरंग की आवृत्ति कितना है, तो 4 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इसको हम आपको आवृत्ति आपको हम निकालने के लिए सिखाएंगे, एक न्यूमेरिकल बनाएंगे आपको, उसमें सीखने को मिल जाएगा। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पे हाई जो है एक साइकिल पूरा करने में कितना टाइम लगा, आवृत्ति अलग है, आवर्तकाल अलग है, दोनों एक दूसरे के उल्टा है। देखिए आवृत्ति में क्या था कि जब एक सेकेंड में, यहाँ लिखे थे क्या, आवृत्ति कोई भी तरंग एक सेकेंड में जितना चक्र पूरा कर ले, जितना साइकिल पूरा कर ले, वह उसका आवृत्ति होता है। तो मान लीजिए एक सेकेंड हमको लगा, तो एक सेकेंड में धार ये 4 साइकिल पूरा कर लिया, तो आवृत्ति का मतलब उसका 4 सेकेंड हो गया। एक सेकेंड में जितना साइकिल पूरा कर लेगा उसका आवृत्ति हो गया। एक साइकिल पूरा करने में जितना समय लगेगा, यहाँ से यहाँ आने में तरंग को जितना समय लगेगा वह उसका आवर्तकाल हो जाएगा, यानी टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो एक साइकिल पूरा करने में जितना टाइम लगेगा, मान लीजिए एक साइकिल पूरा करने में हमें 5 सेकेंड का टाइम लगा, तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड हो जाएगा। आइए यहाँ एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं आपको। अब देखिए
कोई तरंग 2 सेकंड में 4 साइकिल पूरा करती है, तो तरंग की चाल बताएं। अब कोई तरंग होगा तो उस, अब मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, तो जिस स्पीड से जा रहे हैं कोई ना कोई हमारा चाल होगा, 5 मीटर प्रति घंटा हो, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो कोई भी तरंग होगा तो उसका एक चाल होगा, यानी चाल यानी स्पीड, उसका एक स्पीड होगा। ठीक है, उसके बाद वह तरंग कुछ न कुछ डिस्टेंस तय करेगा, यानी उसका वह दूरी भी तय करेगा, डिस्टेंस तय करेगा। अब डिस्टेंस कितना समय में पूरा कर रहा है, तो उसका टाइम भी होगा। ठीक है, यानी समय उसका टाइम हो गया उसका। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ एक फार्मूला आपको चाल निकालने का, दूरी निकालने का, समय निकालने का। अब भाई जो चाल है, ये चाल केकर चाल है, ये तरंग का चाल है। ठीक है, तरंग का चाल है। तो क्या क्वेश्चन है, कोई तरंग 2 सेकंड में 4 साइकिल पूरा करती है, तो तरंग की चाल बताए, यानी स्पीड बताना है। तो चाल निकालने का फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बाटा समय होता है। ये हम लोग 5वां छठा क्लास में पढ़ते थे। चाल बराबर दूरी बाटा समय, यानी एस बराबर डी बाटा टी। ठीक है, अब देखिए ये स्पीड निकालना है हमको, यानी चाल निकालना है। तो यहाँ डिस्टेंस कितना है, 4 साइकिल है, 4 चक्र कह रहा है, तो 4 चक्र। आई कथी है, टाइम कितना है, 2 सेकेंड है, तो यहाँ 2 सेकेंड लिखेंगे। एस तो 2 दूना 4, तो स्पीड का मतलब चाल हुआ, यानी एस किसका चाल है, तो तरंग का चाल है। तो चाल कितना हो गया इसका, 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरीका से हम इसका तरंग का मात्रक क्या होता है, आवृत्ति होता है। तरंग को यहाँ हम आपके यहाँ बताए हुए थे, आवृत्ति तरंग, कोई भी तरंग होता है उसका आवृत्ति होता है तथा तरंग होता है, तो इसका 2 गुण होता है। तो हम यहाँ आपको आवृत्ति निकालना बताएं, उसके बाद आपको तरंग धारा निकालने के लिए बताएंगे। तो इसका आवृत्ति कितना हो गया, यानी फ्रीक्वेंसी, तो एफ बराबर इसका 2 हो गया। ठीक है, अब अगला इसका चैप्टर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।